हत्या पहले प्रेम यादव की गई और फिर जनाक्रोश पे बेचारे जो निर्दोष बच्चे थे उनको मार दिया गया। वो कभी स्वीकार्य नहीं है, उसको न समाज स्वीकार करेगा और न कानून स्वीकार करेगा। कानून भी उसमें खोजेगा कि मारने वाले कौन है, लेकिन सुनने से यह मालूम होता है कि प्रेम यादव जथा नामो तथा गुणा है। अच्छा। प्रेम जैसा नाम था उसी तरह जनता उनको प्रेम भी करती थी। अब उनका व्यक्तिगत झगड़ा था कि उनकी ज़मीन को इन्होंने लिखा लिया, उनके भाई की ज़मीन को लिखाया, जिससे मार झगड़ा हुई। उनकी ज़मीन तो लिखाया नहीं, वो अपनी ज़मीन अपने हिस्से के मालिक हैं। दूसरे भाई की ज़मीन अगर भाई लिख दिया है तो उसके लिए मार पीट करने और झगड़ा करने की कोई ज़रूरत उनको थी नहीं। अब सर्व समाज जुड़ने का मतलब है कि प्रेम निर्दोष थे, प्रेम की हत्या साजिशन की गई, इससे लोग आक्रोशित हुए। जनाक्रोश इसी तरह से नहीं उठता है। जनाक्रोश तो ये देखता है कि किसके प्रति घोर अन्याय हुआ, तब जनाक्रोश उमड़ता है। नमस्कार दोस्तों, भारत कवरेज न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, देवरिया कांड की चर्चा पूरे देश में हो रही है, प्रदेश में हो रही है। देवरिया में जिस तरह की घटना घटी उसकी चारों तरफ निंदा हो रही है, लेकिन 2 अक्टूबर की जो घटना हुई है उससे आप सब वाकिफ़ हैं। वहाँ के पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेम यादव की पहले हत्या होती है, फिर प्रतिशोध में भीड़ द्वारा या प्रेम यादव के पक्ष के लोगों द्वारा कहा जाए तो सत्यप्रकाश दुबे के परिवार के 5 लोगों की हत्या हो जाती है, जिसके बाद से पूरी राजनीति शुरू हो जाती है। सत्ता पक्ष या विपक्ष कहें तो दोनों तरफ से राजनीति शुरू हो जाती है। यहाँ तक कि वहाँ से आरोप लगता है कुछ स्थानीय जो भाजपा के विधायक हैं वो जाति एंगल खोजने का उन्होंने प्रयास किया, ब्राह्मण बनाम यादव की जो है दिखाने का प्रयास हुआ, जबकि ऐसा हो नहीं पाया। अच्छा, इसी में इतनी बड़ी जो घटना हुई तो अब शासन प्रशासन नापी शुरू कर दिया और प्रेम यादव का मकान गिराने के लिए जो है पहले तहसील स्तर से हुआ, फिर वहाँ से जो आदेश आया उसके बाद हाई कोर्ट में एक रिट दायर की गई जहाँ से हाई कोर्ट से रोक लग गई है कि प्रेम यादव का मकान नहीं गिराया जाएगा। ऐसे में हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता बाबूराम यादव जी हमारे साथ हैं, जो इस केस के अधिवक्ता हैं। हमारे उन्हीं से बात होगी। वकील साहब, हमारे चैनल पर पहले आपका स्वागत है। ठीक है, बहुत अच्छा है आप आए हमारे यहाँ, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वकील साहब, हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, ये सब मामला जब आपके पास आया तो कि ये मामला क्या है कुल मिला जुला के? कैसे आपने स्थगन आदेश दिलवा दिया? क्या उनकी ज़मीनें जो है बना है, कैसे मकान बना है, क्या वो गिर जाएगा? ये सब तमाम चीज़ दर्शक जानना चाहते, थोड़ा सा बताइए सिलसिलेवार से। ठीक है, ऐसा है कि जब ये घटना घटी तो हम लोग भी रोज़ फेसबुक से जो समाचार आते थे उसको देखते रहते थे। उसको देखने से ये लगा कि प्रेम यादव की वेल प्लान्ड हत्या की गई और हत्या के बाद उन्हीं का घर गिराने के लिए शासन द्वारा लक्ष्य दे दिया गया सरकारी अधिकारियों को कि इनका घर गिराना है। अब इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अधिकारी व्यवस्था में या उनके दबाव में जो कुछ भी कहा जाए वो सामने आता गया कि नायब तहसीलदार और तहसीलदार एसडीएम सबके द्वारा मिल करके ये रूल 19 में पहले नोटिस देते हैं, फिर पैमाइश का प्रोग्राम बनाते हैं, जो सब बिल्कुल जो नियम कानून है उसके विपरीत है। अच्छा। नियम यह है कि जब तक फसल खड़ी है कोई पैमाइश नहीं होगी। अच्छा। और यहाँ इस तरह का कोई अवसर नहीं था कि कोई पैमाइश का आदेश हुआ हो। अच्छा। और उस पैमाइश के आदेश के अनुपालन में ये बिना फसल कटे पानी के बीच में, फसलों के बीच में इन लोगों ने मजबूरन पैमाइश की। अच्छा। और पैमाइश करके उनके जो पुश्तैनी घर है, जो पहले से घर था, पुराना घर होने के बाद मिट्टी का उसको गिरा के नया घर बनवाया गया 98 में। उस घर की जितनी ज़मीन है जिस पर वो अवस्थित है, स्थित है, उस ज़मीन को इन लोगों ने 4 भागों में बांट दिया।
कुछ को बंजर बता दिया, कुछ को वन भूमि बता दिया और कुछ को खलिहान की भूमि बता दिया। अच्छा। 3 खंड में बांट करके तीनों पर इन्होंने तीनों की पैमाइश किया और तीनों की पैमाइश पर ऑब्जेक्शन जो लेना था जी। वो ऑब्जेक्शन दिया गया, लेकिन ऑब्जेक्शन को कंसीडर न करते हुए सेक्शन 67(1) यूपी रेवेन्यू कोड 2006 में जी। बेदखली का आदेश पारित कर दिया। आदेश भी दे दिया। आदेश पारित किया और ये 1 हफ्ते के अंदर हुआ, जबकि और जो 67(1) की कार्रवाई है वो हम लोगों के यहाँ आती है कि 5 साल हो गया, 4 साल हो गया, नहीं डिसाइड हो रही है। जी। डिसाइड करने का हाई कोर्ट से लोग डायरेक्शन ले जाते हैं, जी। लेकिन इनकी केस में स्पेशली जी। केवल शासन की मंशा को पूरी करने के लिए 1 हफ्ते के अंतर्गत पूरी प्रोसीडिंग कंप्लीट करके बेदखली का आदेश कर दिया गया। जब वो बेदखली का आदेश हुआ तो उसको हम लोग मंगवाए, हम थे और एक अरुण कुमार यादव हैं। जी। तो अरुण कुमार यादव और हम दोनों लोग जी। साथ साथ लगातार वहाँ से कनेक्शन बनाए रखे, संबंध बनाए रखे देवरिया से। वहाँ के वकीलों से जी। कि तहसील में क्या प्रक्रिया चल रही है। जी। जी। वो लोग बताते रहे, हम लोग उनको रूलिंग्स वगैरह भेजते रहे जी। और वो रूलिंग के आधार पर कोई कार्रवाई न हो करके मनमाने ढंग से उन्होंने बेदखली का आदेश कर दिया। उसकी सर्टिफाइड कापी हम लोगों ने उनसे कहा, उनके वकील से, कि सर्टिफाइड कापी लेकर के हम लोगों को भेज दीजिए और पूरी पत्रावली के जो रिकॉर्ड हैं उसको भेज दीजिए। तो उन लोगों ने उसको भेज दिया हम लोगों को ऑनलाइन। उसको निकलवा के हम लोगों ने उस पर रीट तैयार की और रीट तैयार करके उसको दाखिल किया गया। उसकी अवैधानिकता को हाईलाइट किया गया कि किस तरह से यहाँ अन्याय हो रहा है। जिसकी वेल प्लांट मर्डर किया गया, उसी का घर भी गिराया जा रहा है। उनके पत्नी और बच्चों का जो परेशानी थी, उसको जो बेचारे रोते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हमारा आसियाना भी छिनने जा रहा है, तो उससे हम लोग भी परेशान थे। हम लोग तो परेशान उससे भी थे कि जो हत्याएं दुबे जी के परिवार में हुई, उससे भी भाई। अब दुबे जी के परिवार में जो हत्या हुई वो तो जन आक्रोश था जी। और जन आक्रोश जहाँ भीड़ होती है, भीड़ आक्रोशित होती है, तो वहाँ कोई विचारणीय काम नहीं होता। जी। वो एक दुर्घटना के रूप में सामने आता है, उसकी परिणति होती है। उसको हम लोगों ने देखा कि दोनों तरफ से नुकसान हुआ, जबकि सनातन जो चली आ रही है दोस्ती, वो यादव और ब्राह्मण की रही है। जी। भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती बिल्कुल उसका कोई जोड़ नहीं है। आज भी ब्राह्मण और यादव परिवार या यादव जाति और ब्राह्मण जाति एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे में मिलजुल के रहना चाहते हैं। लेकिन यहाँ अब हम लोग रोज़ देखते थे समाचार में कि कितने लोग आ करके किस किस तरह की बातें कर रहे थे कि जैसे उनको अब सदा सदा के लिए दुश्मन बना दें। उनका घर एक जगह है, एक जगह रहना है, तो इस तरह के प्रेम की बात करने वाला वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वकील साहब, आप तो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। आप वरिष्ठ अधिवक्ता मत कहिए, वरिष्ठ अधिवक्ता की यहाँ परिभाषा होती है। अच्छा, नहीं, आप सीनियर हैं भाई, उम्र में भी सीनियर है। सीनियर है, वरिष्ठता की यहाँ स्पेशल परिभाषा होती है। वकीलों को जजेस की जो कमेटी होती है उनको वरिष्ठता की उपाधि देते हैं। वो ठीक तो है। वरिष्ठ जो वकील होते हैं उनका ड्रेस अलग होता है। हम लोगों का ड्रेस अलग होता है, जिसको वरिष्ठ घोषित नहीं किया गया है। अच्छा, ठीक इसलिए है। वरिष्ठ न कह के वकीले वकील नहीं, आप एक उम्र में आप वरिष्ठ तो हैं, उम्र में आपने देखा है, तो ये मेरा ये कहना है। अच्छा, ये वकील साहब, ये जो यादव बनाम ब्राह्मण यहाँ बनाने का प्रयास हुआ, क्या बहुत गलत हुआ। इस तरह का नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब हम लोग यहाँ से वहाँ जा नहीं सकते। दोनों परिवारों को इस स्थिति में, जो स्थिति इस समय उत्पन्न हुई, उसमें किसी को समझाने से भी कुछ समझ में आएगा नहीं।
अभी तो परिस्थितियां इस तरह की हैं कि दोनों लोग शांति से अलग अलग रहें, कुछ दिन बीत जाए तो फिर दोनों लोगों के बीच में प्रयास किया जा सकता है और एक दूसरे के प्रति लोगों में प्रेम भावना जागृत की जा सकती है। अच्छा, ये जो आप लोगों ने जब ये रिट दायर किया है तो ये इनके पिताजी की तरफ से दायर हुआ है? पिताजी की क्या तरफ नाम था उनका? राम भवन। राम भवन। अच्छा, तो ये सर थोड़ा सा फैसला कैसा, हाई कोर्ट ने क्या दिया है डिसीजन? फैसला इतना अच्छा हुआ कि दो वर्गों का टकराव टल गया। इस फैसले से पूरे उत्तर प्रदेश में एक शांति स्थापित होने का रास्ता साफ हुआ। इस जजमेंट से रात पे नींद नहीं आती थी कि कब ये दोनों ग्रुप हिंसा पर उतारू हो जाएं। लोग हाँ, जिस तरह राजनीति हो रही थी, एक तरफ फरसा दिखाया जा रहा था, दूसरी तरफ सुदर्शन चक्र दिखाया जा रहा था, लेकिन वहाँ कोई दोनों पक्षों में मेल मिलाप करने वाला कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसी स्थिति में बड़ी भयावह स्थिति थी और हम लोग रात दिन एक करके, इसमें अरुण कुमार का भी बहुत योगदान है। अरुण यादव, अरुण कुमार ये बड़े योग्य जूनियर हैं। जी। बहुत मेहनत से काम किया उन्होंने। आप लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय को आप लोगों ने क्या दिखाया जो है कि जिस पे जजमेंट आया? अवैधानिकता को दिखाया गया कि एक हफ्ते के अंदर केवल इस शासन के दबाव में, शासन का अब कितना बड़ा दबाव था कि ये जो प्रशासनिक अधिकारी हैं ये एक हफ्ते के अंदर बेदखली का आदेश पारित कर दिया। अच्छा, माननीय उच्च न्यायालय का फैसला क्या आया है? हमारे दर्शक आपके मुँह सुनना चाहते हैं। माननीय उच्च न्यायालय का फैसला अत्यंत ही उत्तम है, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए क्या कहा गया वो कम है। उसमें उन्होंने, अब हम तहसीलदार के आदेश के खिलाफ अपील होती है लीगली, विधिक रूप से यहाँ कोई रेमेडी नहीं है, लेकिन हम लोग ये जानते थे कि जब शासन का दबाव है तो वहाँ अपील करेंगे तो वहाँ से भी स्टे नहीं मिलेगा और घर गिर जाएगा। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने रिट फाइल किया और यही माननीय न्यायमूर्ति से निवेदन किया गया कि इस भयावह स्थिति में, इस भयावह स्थिति का तो वर्णन नहीं किया गया, असली जो बहस थी वो तहसीलदार के आर्डर की लीगलिटी पर ही केंद्रित था। वहाँ ये सब चर्चा नहीं हुई थी कि किस परिस्थिति में यह आदेश पारित किया गया। वहाँ पर वो जो इनका आदेश था उसकी वैधानिकता को पॉइंट आउट किया गया, जिस पर माननीय न्यायमूर्ति के द्वारा उसको कंसीडर करते हुए, गंभीरता से कंसीडर करते हुए उसमें जो विधिक रास्ता है उसी को अपनाया गया और याची को ये निर्देश दिया गया कि वो वहाँ अपील फाइल करेंगे जो विधि के अंतर्गत प्रेस्क्राइब्ड है। तो अपील फाइल करेंगे 2 हफ्ते में, और अपील के दौरान ये जो तहसीलदार का आदेश है उसका क्रियान्वयन स्थगित रहेगा। और ये कब तक स्थगित रहेगा सर? इसी के साथ साथ उनके बिल्डिंग का डिमोलिशन स्टे रहेगा। अच्छा, ये कितने दिन तक लागू है? अब भी उनको डायरेक्शन है कि 3 महीने में वो अपील डिसाइड कर दें। अच्छा। 3 महीने में अपील डिसाइड करेंगे। जब अपील डिसाइड करेंगे वो फिर से वही उनका, अगर तहसीलदार का आदेश कंफर्म करते हैं तो उसके खिलाफ फिर हम लोग रिट फाइल करेंगे। अच्छा। और वो आदेश, अब जो डिमोलिशन स्थगित किया गया है वो स्थगित रहेगा, इसलिए कि इनका आदेश बिल्कुल विधि की निगाह में संधारणीय नहीं है। यानी इतना आसान नहीं है प्रेम यादव का मकान गिरा देना। प्रेम यादव का मकान गिरना असंभव है। इसलिए कि ये लोग केवल शासन की मंशा के अनुसार, शासन के दिए हुए लक्ष्य को पूरा करने के लिए बिल्कुल अवैध प्रोसीडिंग चलाई है। वकील साहब, ये जो जजमेंट आपका आया है ये कई रास्ते खोल रहा है, क्योंकि अभी तक देखा जा रहा है बहुत से मामले में गांव में भी चल रहा है, बाबा जी का बुलडोजर ऐसे चल के लोगों के मकान ढहा देते हैं, लोग असहाय पड़े रहते हैं। लेकिन ये जो एक जजमेंट आया है उससे तो एक मैसेज जा ही रहा है, लोग आगे आएंगे। बिल्कुल आगे आएंगे। ऐसा है ना कि अभी देखिए हाल में जो निठारी कांड का जजमेंट आया है, 308 पन्ने का जजमेंट आया है। जिस समय निठारी कांड हुआ था उस समय अगर
यही सरकार होती जी तो निठारी कांड में जो आरोपित थे जी उनका पूरा घर ढहा दिया जाता जी और उनकी हत्या करा दी जाती। जी लेकिन आज वो बरी हुए जी और छूट गए, जी अपने घर गए, घर रहने के लिए गए। लेकिन जिस समय ये घटना घटी थी जी पूरे देश पूरे प्रदेश के लोग ये चाहते थे कि उनका जितना नुकसान हो सकता है, इतने पापी लोग हैं जी कि उनको रहने का एकदम अधिकार नहीं है। जी लेकिन आज जब जजमेंट आया उतने दिन के बाद तो उनको बरी कर दिया गया, जी। उनको निर्दोष पाया गया। अब आप गिरा देते तो अब आप ऐसी स्थिति में जो आज बाबा का बुलडोजर चल रहा है ये भी वही भीड़ जैसा बिना दिमाग के काम कर रहा है। अब आप जिसकी कस्टोडियल डेथ हो रही है, जिसका जजमेंट कोर्ट से हो नहीं रहा है, उनका आप घर गिरा दे रहे हैं, उनके घर नीलाम हो रहे हैं। तो ये सब कार्रवाई जो है विधिक नहीं है, कानून के खिलाफ है। इसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार अपने जजमेंटों में कह चुके हैं, संज्ञान लिया है। लेकिन अब इस सरकार को इस पर मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि निठारी जैसा कांड निठारी जैसे कांड में भी आज लोग बरी हो गए और उनके द्वारा जो कार्य किया गया है उस जजमेंट को आप देखिए तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन फिर भी उनको बरी किया गया। अब सोचिए माननीय न्यायमूर्ति के द्वारा बरी करते समय भी अपनी जो इच्छा है उसको दबाना पड़ा कि कानून की निगाह में तो वो साफ हैं, वो दोषी नहीं पाए जा रहे हैं। आरोपी और दोषी में तो अंतर होता है ना वकील साहब। हम कहते हैं कि आप आरोपी बना दिए लेकिन जजमेंट आएगा तब ना होगा। बिल्कुल। तो इस तरह से इनको भी चाहिए कि जब तक कोई कांड हो रहा है उस पर अन्वेषण हो रहा है, अन्वेषण के बाद वो आरोप पत्र दाखिल होगा, आरोप पत्र के बाद ट्रायल होगा, ट्रायल के बाद जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कानून के अनुसार दंडित किया जाएगा, वो कानून के अनुसार फैसला होगा। अब उसको न करके ये सरकार तुरंत बुलडोजर चला दे रही है। अच्छा वकील साहब, सर अन्याय है और ये नहीं होना चाहिए। वकील साहब देवरिया कांड की बात, हाँ, देवरिया कांड में तो हम लोग देख रहे हैं लगातार कि एक हफ्ते में सब कार्रवाई पूरी हो गई। ये जो घटना हुई, आप वकील हैं, ये दोषी कौन माना जा सकता है? अब इसके बारे में देखिए, हम लोग ये जो आपका चैनल है, चैनल के माध्यम से ट्रायल नहीं किया जा सकता है। उसमें बहुत सारी बारीकियां हैं, हम लोगों को उस पर फैसला देने और निर्णय देने की ज़रूरत नहीं है। मगर आम जनता और समाज के निगाह में वो बहुत ही गलत किया गया जो इस तरह की हत्या पहले प्रेम यादव की गई और फिर जनाक्रोश पे बेचारे जो निर्दोष बच्चे थे उनको मार दिया गया। वो कभी स्वीकार्य नहीं है। उसको न समाज स्वीकार करेगा और न कानून स्वीकार करेगा। कानून भी उसमें खोजेगा कि मारने वाले कौन हैं। और जब मारने वालों में भी अब जो नाम आ रहे हैं सर्व समाज के लोग हैं, केवल यादव नहीं मार रहा है। तो और यहाँ पर जो लोग भड़का रहे हैं, यादव बनाम ब्राह्मण कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब देखिए वहाँ के सलमठ त्रिपाठी हैं, जब घटना होती है तो वो सत्य प्रकाश दुबे के घर जाते हैं, सांत्वना देते हैं, अच्छी बात है, देना चाहिए। लेकिन वो जो है प्रेम यादव के घर नहीं जाते हैं। अब प्रेम यादव का नाम ही प्रेम था और जनता जो बता रही प्रेम के बारे में वो हम लोग सुनते हैं। अब वहाँ तो गए नहीं हम लोग, लेकिन सुनने से ये मालूम होता है कि प्रेम यादव जथा नामो तथा गुणा है। प्रेम जैसा नाम था उसी तरह जनता उनको प्रेम भी करती थी। अब उनका व्यक्तिगत झगड़ा था कि उनकी ज़मीन को इन्होंने लिखा लिया, उनके भाई की ज़मीन को लिखाया, जिससे मार झगड़ा हुई। उनकी ज़मीन तो लिखाया नहीं, वो अपनी ज़मीन अपने हिस्से के मालिक हैं। दूसरे भाई की ज़मीन अगर भाई लिख दिया है तो उसके लिए मारपीट करने और झगड़ा करने की कोई ज़रूरत उनको थी नहीं। अगर उनकी ज़मीन लिखवा लेते धोखे से, झगड़े से, तब तो कोई बात बनती। उनके भाई उनके यहाँ रहते थे, पता लगे कि उनके भाई, अपने भाई को इन लोगों ने खाना नहीं दिया, घर से भगा दिया, तो उस समय इनको हिस्से की कोई चिंता नहीं थी। जब ये
उनके घर जाके रहने लगे प्रेम जी के, और प्रेम जी ने उनको खिलाया पिलाया, उनको वो खुश हो करके उनको बैनामा कर दिया। तो अब उससे इनको तकलीफ़ नहीं, इनके पास तो अपना हिस्सा था ही, अपने हिस्से में संतोष करते। अच्छा वकील साहब, एक बड़ा सवाल तो ये भी उठता है कि प्रेम यादव की पहले हत्या होती है, उसके बाद भीड़, जिसने आपने कहा कि सर समाज के लोग शामिल रहे, जाके सत्यप्रकाश दुबे के परिवार के 5 लोगों की हत्या कर देती है। तो कहीं ना कहीं अच्छा ऐसा रहा होगा, या तो प्रेम यादव लोकप्रिय रहे होंगे, या सत्य प्रकाश दुबे के प्रति लोगों में नाराजगी रही होगी, क्योंकि आम आदमी को क्या पड़ी है भाई, प्रेम की हत्या हुई थी ना, प्रेम का परिवार इन्वॉल्व होना चाहिए था, सर समाज के लोग क्यों जुड़े? अब सर समाज जुड़ने का मतलब है कि प्रेम निर्दोष थे, प्रेम की हत्या साजिशन की गई, इससे लोग आक्रोशित हुए। जनाक्रोश इसी तरह से नहीं उठता है, जनाक्रोश तो ये देखता है कि किसके प्रति घोर अन्याय हुआ, तब जनाक्रोश उमड़ता है, और जनाक्रोश उमड़ा और उसका दुष्परिणाम सामने आया कि गोली से मार दिए गए बेचारे बच्चों की हत्या हुई। उसके लिए भी हम लोग कम दुखी नहीं हैं, उनके साथ सहिष्णुता है कि वो भी दुखी हैं, मगर जिस तरह से शासन काम कर रहा है वो बहुत निंदनीय है। शासन निंदा की जाए, मतलब शासन टारगेट क्यों कर रहा है? शासन जो अब शासक है प्रदेश का, वो मुख्यमंत्री सबके हैं, शासन सबका है। जब तक ये एक पार्टी के हैं वो अलग बात है, लेकिन जब शासक बन गए हैं तो शासन सत्ता सबके लिए एक होनी चाहिए। किसी को अलग दृष्टि से देखना, किसी को अलग दृष्टि से देखना, ये ठीक नहीं। अक्सर वकील साहब ज़मीनी विवाद का मामला जो तहसील स्तर पे होता है, अक्सर इस तरह के विवाद हो जाते हैं, इसका मूल कारण क्या आपको समझ में आता है? क्यों देर ये लोग करते हैं, क्यों इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं? देर करने की बात तो बिल्कुल जग जाहिर है कि मुकदमेबाजी होती है, तो आप इन लोगों के लिए कुछ कहना ठीक नहीं, वो सब जानते हैं कि क्यों देर होती है और क्यों बहुत त्वरित गति से ये काम करते हैं। शासन का दबाव हुआ, 1 हफ्ते में एक केस डिसाइड हो गई, और मामले इसी तरह के और मामले तहसीलदार के यहाँ पेंडिंग है। अगर उनसे पूछा जाए कि इतने मामलों को आप 5 साल 4 साल 6 साल 10 साल से क्यों लटकाए हुए हैं, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। केवल यही बता सकते हैं कि शासन की इतनी शक्ति थी, शासन का इतना दबाव था कि हमको तो उसे 2 दिन में निपटाना था, हमने तो 7 दिन में निपटाया है। तो शासन दबाव बस काम कर रहा है, शासन के दबाव बस प्रशासन को काम करना पड़ता है, वो चाहे आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे जो हो। आईएएस होने के बाद बड़ी प्रशंसा होती है, गांव क्षेत्र लोग खुश होते हैं कि हमारे गांव का, हमारे घर का, हमारे क्षेत्र का एक लड़का आईएएस बना है। लेकिन आईएएस बनने के बाद ये लोग जो शासन के दबाव में काम करना शुरू करते हैं, तो ये भी अपनी आत्मा को गिरवी रख के काम करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, इनको देखना चाहिए कि कानून क्या होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ये जो रेवन्यू कोर्टें बनाई गई हैं, कोर्ट तो हाई कोर्ट है, सिविल कोर्ट है। अब सिविल कोर्ट के ऊपर कोई दबाव शासन का नहीं होता है, उसी तरह से रेवन्यू कोर्ट को भी शासन के दबाव से मुक्त कर देना चाहिए, तभी ये व्यवस्था सही काम कर सकती है। अब आप एसडीएम, नायब तहसीलदार, इनको जब चाहें तब सस्पेंड कर दें, जब चाहें तो ट्रांसफ़र कर दें, आपके मुट्ठी में है। अब इनके दबाव में, आप शासन के दबाव में, ये प्रशासनिक अफसर तो हमेशा रहते हैं, चाहे कलेक्टर हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे जो हो। तो इनको अगर न्याय इनसे कराना है तो इनको शासन की जो ग्रिप है उससे छुड़ाना पड़ेगा। इनको भी आप हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में ला दीजिए, तो हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में रहेंगे तो जैसे हाई कोर्ट काम कर रही है कि शासन की कोई उनके ऊपर दबाव नहीं है, और शासन से मुक्त होकर के, शासन के दबाव से मुक्त होकर के भारतीय संविधान की रक्षा में लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हमारी हाई कोर्ट कर रही है। उससे जनमानस में एक
संतोष और एक प्रबल इच्छा रहती है, आत्मविश्वास रहता है कि हमारे साथ न्याय होगा। ये है। देखिए, हमारे साथ वकील साहब थे जो कि देवरिया कांड के मामले में इन्होंने जो है रिट दाखिल किया था और जिस पे जजमेंट आया कि प्रेम यादव का मकान नहीं गिराया जाएगा। इसी पर हमारी इनसे पूरी बात हुई। ये वीडियो कैसा लगा है इसमें कमेंट जरूर करिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।